दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा सूत्र में। दोस्तों, इस वीडियो में तर्कस सीरीज का जो मध्यकालीन इतिहास है, मतलब कि मेडाइवल हिस्ट्री, उसका बीपीएससी, यूपीएससी, सीडीपीओ या गवर्नमेंट जितने एग्जाम्स होते हैं बिहार में, उसमें पूछा गया अब तक का जो भी एमसीक्यू है, जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, मैं उसको करा रही हूँ। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो उससे आपके 10 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आएगा, तो इसके एक्सप्लेनेशन से आप अगले दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए मतलब करने में सक्षम रहेंगे। मान लीजिए कि आंसर नहीं भी आ रहा है ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी छांट सकते हैं कि ये जैसे 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें आपको 2 पता है कि नहीं, ये 2 तो नहीं है, अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़े हैं तो। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का सारा वीडियो बना दिया है, ये मेडाइवल का आज मैंने शुरू किया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को। अगर नए हैं चैनल पे तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मध्यकालीन इतिहास का जो शुरुआत है, पहला टॉपिक है, वो है प्रारंभिक मध्यकाल। ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है। कौन था? तो हरिहर और बुक्का। ठीक है। देखिए ये 67 कैंसल्ड बीपीएससी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि देखिए, विजयनगर साम्राज्य, जिसे कर्नाटक का साम्राज्य भी कहा जाता है, क्या है? दक्षिण भारत के क्षेत्र में स्थित एक हिंदू साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1336 में संगम वंश के 2 भाई, तो ये भी पूछ सकता है कि ये दोनों भाई किस वंश से रिलेटेड थे, या संगम वंश दे दे और हरिहर और बुक्का दे दे और 4 वंश का नाम दे दे कि इस चारों में से किस वंश से रिलेटेड थे। तो ये संगम वंश के 2 भाई हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने गुरु माधव विद्यारण्य की सहायता से की थी। यह साम्राज्य 1646 तक चला था। हालांकि 1565 में दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेनाओं द्वारा तालीकोटा के युद्ध में एक बड़ी सैन्य पराजय के बाद इसकी शक्ति में गिरावट आई। तो एक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तालीकोटा का युद्ध था, जो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तो इसकी सैन्य शक्ति में गिरावट आई। साम्राज्य का नाम इसकी राजधानी शहर विजयनगर के नाम पर रखा गया है, जिसकी खंडहर वर्तमान हम्पी के आसपास है, जो अब भारत के कर्नाटक में एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। तो कहाँ है? हम्पी के आसपास। अभी जो तत्कालीन कर्नाटक में हम्पी जो है, वहां पे इसके विजयनगर साम्राज्य के खंडर देखने मतलब देखा जा सकता है। और ये क्या है? इस समय एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है। अब इसमें पॉइंट्स और देखिए। 1800 में कर्नल मैकेंजी द्वारा हम्पी के पुरातात्विक स्थल को प्रकाश में लाया गया। हम्पी की पहली विस्तृत तस्वीर 1858 में अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ द्वारा ली गई थी। उनके कुल देवता कौन थे? विरूपाक्ष थे, जो भगवान शिव का ही एक रूप है, और उनके शासन काल के दौरान राज्य के प्रमुख देवता बन गए थे विरूपाक्ष। ठीक है। अब देखिए, विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। कौन थे? पहले संगम राजवंश 1336 में से लेके 1485 तक, फिर सलूब राजवंश 1485 से 1505, फिर तुलुग राजवंश 1505 से 1570, और अरवीडू राजवंश ये 17वीं सदी के मध्य तक। अब एग्जाम पॉइंटर्स में और क्या देखिए। विजयनगर कृष्णदेव राय के बारे में दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक श्री कृष्ण देव राय तुलुग राजवंश के थे। हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी, वो लोग संगम राजवंश के थे, लेकिन जो सबसे इसमें प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो तुलुग राजवंश के रहे हैं। उनका नाम है कृष्णदेव राय। उन्होंने अपनी मां नागमंबा देवी की याद में विजयनगर के निकट नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। उन्हें कृष्णा स्वामी, रामास्वामी हजारा और विट्ठल स्वामी जैसे कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है, तथा उन्होंने कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़े। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला मुख्य रूप से क्या है? द्रविड़ शैली की है। पूछ सकता है ये, क्योंकि वो मंदिरों के वास्तुकला के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्रविड़ शैली का है कि नागर शैली का है कि बेसर शैली का है। तो ये क्या है? साउथ इंडिया के मैक्सिमम मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के ही है, और अधिकांश मंदिर एकाश्म अखंड स्तंभों पर बने हैं। मंदिरों के निर्माण के लिए स्थानीय ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है, और इनमें एक विशेष आकर्षण के रूप में एक रथ का निर्माण भी हुआ है। ठीक है। उसके बाद कृष्णदेव राय क्या थे? मुगल वंशीय बाबर के समकालीन थे। बाबर का जब इधर शासन काल था, तो उस समय दक्षिण में कृष्णदेव राय का, तो वो बाबर के समकालीन थे।
इन्होंने अपने शासनकाल में तेलुगु भाषा को भरपूर प्रश्रय दिया और इनके संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अक्सर आंध्र भोज और कन्नड़ राज राम रमन कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंध्र भोज या कन्नड़ राज राम रमन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये कृष्णदेव राय है, ठीक है। और तेलुगु भाषा को इन्होंने भरपूर प्रश्रय दिया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज शब्द का प्रयोग तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों के समूह के लिए किया जाता था, जो राजा के दरबार में उपस्थित रहते थे। 8 विद्वानों का समूह रहता था, जो क्या राजा के दरबार में उपस्थित रहते थे। अब अष्ट दिग्गज कौन कौन से थे? तो अल्लसानी पेदन्ना, नंदी तिम्मन, माद्यागरी मल्लन, धूर्जटी, अयलारू अय्यलराजू, रामभद्रुडु, पिंगली सुरन, रामराज भूषणुडु, तेनाली रामकृष्णा, इतने सारे लोग थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, जो इनके दरबार के 8 विद्वान लोग थे। नाम थोड़ा टफ है लेकिन ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा। ऑप्शन में हो सकता है 4 लोग का नाम पूछ दे दे और पूछे कि ये कहाँ से रिलेटेड है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान अधिकांशतः सोने या तांबे से बनी मुद्रा प्रचलन में थी। चांदी अपेक्षाकृत कम प्रचलन में थी, क्योंकि आंध्र और कर्नाटक का क्षेत्र इन धातुओं के विशाल भंडार के लिए जाना जाता रहा है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी मुख्य रचना कौन सी थी? अमुक्त माल्यद। तो यह अमुक्त माल्यद पूछ देगा कि ये किसका लिखा हुआ है? तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उनके समय में पुर्तगाली यात्री कौन आया था? तो डोमिंगो पायस, ठीक है। डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। देखिए 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो वही तालीकोटा का युद्ध, जिससे ये साम्राज्य जो है थोड़ा इसके शक्ति में कमी आई थी। अब उस तालीकोटा के युद्ध के बारे में व्याख्या देखिए, क्या लिखा हुआ है? तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध, तालीकोटा या बन्नीहट्टी भी इसको बोलते हैं, जनवरी 1565 में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के सल्तनतों द्वारा राक्षस तांगड़ी नामक गांव के पास लड़ा गया था। विजयनगर के आलिया राम राय को दक्कन राज्यों की संयुक्त सेना ने पराजित कर मार डाला। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य की सर्वोच्चता को धूमिल कर दिया। इस युद्ध के बाद विजयनगर की राजधानी पेनुगोंडा और फिर चंद्रगिरी में स्थानांतरित कर दी गई। अब दक्कन सल्तनत के गठबंधन में शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? तो बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा और बीदर था। ये चारों जो थे वो दक्कन सल्तनत के गठबंधन में शामिल रियासतें थी। युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिव राय थे। पेनुकोंडा में सदाशिव राय को गद्दी से उतारने के बाद थिरुमल सिंहासन पर बैठे और अरविदु राजवंश, ठीक है, अरविदु राजवंश की नींव किसने डाली थी? थिरुमल ने। इसकी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगिरी थी। तो देखिए इसमें कितनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। उसके बाद क्या है? बरार इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि गठबंधन में शामिल गोलकुंडा से उनका संघर्ष चल रहा था। उसके बाद क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नया शहर बसाया और अपने नए राज्य पर शासन करने का बीड़ा एक ऐसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में उठाया जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के दक्षिण की सारी भूमि उसकी है, ठीक है। तो ये हरिहर वन जो है उनके बारे में ऐसा माना जाता है। ये देवता के प्रति क्या है कि देखिए कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नया शहर बसाया था और अपने नए राज्य पर शासन करने का बीड़ा एक ऐसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में उठाया था जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की सारी भूमि उनकी है। तो हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। जो तुंगभद्रा नदी वो कृष्णा की सहायक नदी दक्षिणी सहायक नदी के तट पर स्थित था, जो धीरे धीरे कोंकण और मालाबार के क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। अब देखिए शासक और साम्राज्य। अमोघ वर्ष 1 जो थे वो राष्ट्रकूट साम्राज्य के, बल्लाल 2 होयसल साम्राज्य, हरिहर 1 विजयनगर साम्राज्य और प्रताप रुद्र 2 ये काकतीय साम्राज्य से। तो देखिए ऑप्शन में जो दिया है ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है और ये सारे राजा लोग के साम्राज्य से जुड़े हुए थे उसका भी एक्सप्लेनेशन में दे दिया गया है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। निम्नलिखित प्रसिद्ध शासकों में से किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो ये कृष्णदेव राय थे। ये 68वीं बीपीएससी प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? तो ये बाबर बाबर के समकालीन थे। अब बाबर के बारे में दिया हुआ है कि 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530 क्या था ये तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। ने 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसने मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को भी 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में और 1528 में मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया था। बाबर ने राणा सांगा की वीरता और रणनीतिक कुशलता की प्रशंसा की और उन्हें इस समय के दो महानतम गैर मुस्लिम भारतीय राजाओं में से एक कहा। दूसरे कौन थे? तो विजयनगर के कृष्णदेव राय। मतलब एक विजयनगर के कृष्णदेव राय को महानतम शासक कहा था बाबर ने, और एक किसको बोला था? राणा सांगा को। गुरु नानक भी देखिए उसी समकालीन थे। 15 अप्रैल 1469 से 22 सितंबर 1539 भी बाबर के समकालीन थे और उन्होंने अपने शब्द, भजनों, गुरबानियों के माध्यम से हिंदुओं और सिखों के प्रति बाबर के हिंसक दमन का उल्लेख किया था। ठीक है, अब कृष्णदेव राय के बारे में और पढ़ते हैं क्या क्या लिखे थे ये और उनके बारे में और क्या क्या खास बातें हैं। तो कृष्णदेव राय 17 जनवरी 1471 से 17 अक्टूबर 1529 जिन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश के सबसे प्रभावशाली शासक थे। बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी सल्तनत और उड़ीसा के राजा को हराकर वे भारतीय प्रायद्वीप के सबसे प्रतापी शासक बन गए। पुर्तगाली यात्री कौन था? तो डोमिंगो पाएस। उन्होंने अपने लेखन में विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम से की है। ने उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का भी दौरा किया था। उनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय काल कहा जाता है। बाबर ने अपने संस्मरण में, ठीक है, तुजुके बाबरी में उनका उल्लेख किया। तो तुजुके बाबरी में बाबर ने किसका? कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है। और तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो ये सुलेमान है। ठीक है, ये एओ एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ है। अबू सुलेमान एक अरब यात्री था जिसने 851 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी का भ्रमण किया था। उनके अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक था। अब एग्जाम पॉइंटर्स क्या है? अल मसूदी को अरब के हेरोडोटस के नाम से भी जाना जाता है। वह एक अरब इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और खोजकर्ता थे। वह 10वीं शताब्दी के दौरान भारत आया और गुजरात में खंबात, मालाबार तट आदि जैसे कई स्थानों का दौरा किया। वह अपने साहित्यिक रचना क्या था? मुरूज उल जहाब में भारत का एक व्यापक विवरण देता है। उन्होंने सबसे महान राष्ट्रकूट शासकों में से एक इंद्र तृतीय के दरबार का भी दौरा किया। मिहिर भोज को मसूदी के राजा बौरा कहा जाता था। अल बरूनी को महमूद गजनवी ने खरीद लिया था। अल बरूनी ने अरबी भाषा में क्या क्या लिखा था? तहकीके हिंद या किताबुल हिंद या तारीख ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद अल बरूनी का भारत, अल बरूनीज इंडिया के नाम से एडवर्ड सी सचाऊ ने किया है। इब्न बतूता मोरक्को से थे। वे दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आए। उन्होंने अरबी भाषा में कौन सी पुस्तक? तो रिहिला नामक पुस्तक लिखी थी। अब देखिए वत्सराज किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। इनके बारे में देखते हैं कि वत्सराज 780 से 800 उत्तरी भारत के प्रतिहार वंश के एक प्रमुख शासक थे और नागपट प्रथम के पौत्र भी थे। मिहिर भोज प्रतिहार राजवंश के सबसे प्रमुख शासक थे। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण नाटककार राजशेखर थे जिन्होंने प्रसिद्ध कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा लिखी थी। ठीक है, तो नाटककार कौन से थे? राजशेखर थे और उनका लिखा हुआ क्या था? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? ये 62nd बीपीएससी में पूछा तो ये नान्यदेव थे। अब देखिए कर्नाट राजवंश भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बिहार का ही राजवंश था, तो इसलिए इसके बारे में बीपीएससी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्या है, कर्नाट राजवंश की स्थापना नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में बिहार के मिथिला क्षेत्र में की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, चंपारण। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नरसिंह देव के शासनकाल में 1197-98 के दौरान हमला किया।
दरभंगा और तिरहुत क्षेत्र उसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। बाद में राजा नरसिंह देव उसे एक निश्चित धनराशि देने पर सहमत हो गया। इसमें और कौन-कौन से थे? राम सिम्हा या राम सिंह के शासनकाल में एक तुर्क शासक ने कर्नाट क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसका साक्ष्य हमें तिब्बती यात्री धर्म स्वामी की पुस्तक में मिलता है। हरि सिंह, जिन्हें हरि सिंह देव के नाम से भी जाना जाता है, इस वंश के अंतिम शासक थे। जब गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र पर हमला किया तो दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हरि सिंह युद्ध हार गए और भागकर नेपाल में शरण ली। उन्होंने बिहार की संस्कृति को बढ़ावा दिया और नेपाल में तालेजु देवी की पूजा शुरू की। ठीक है, तो ये एक देखिए कर्नाट राजवंश के इतने सारे शासक लोग के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। कर्नाट वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा कौन थे? हरि सिंह थे। और 8 में देखिए बताया गया है कि अंतिम शासक थे। इसके बाद देखिए तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये राज राजा वन ने करवाया था। भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है, जो मोटे तौर पर 8वीं शताब्दी से लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी तक फला फूला। इसका निर्माण सम्राट राज राजा चोल प्रथम ने 1003 से 1010 ईस्वी के बीच करवाया। इसे दक्षिण मेरू या दक्षिण का मेरू भी कहा जाता है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। साथ ही चोल युगीन गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर, जिन सबको सम्मिलित रूप से महान जीवित चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब नोट में देखिए क्या है कि हमारे पास चोल साम्राज्य के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी है, क्योंकि इसके लिखित प्रमाण मंदिर की दीवारों पर मिले हैं, जो इनके बारे में एक प्रमुख अध्ययन स्रोत है। अब भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले बनाया गया था? ठीक है, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो यह है धौली में सैलकृत हाथी। ठीक है, धौली में सैलकृत हाथी, धौली कलिंग के प्राचीन क्षेत्र में अवस्थित है। 272 से 231 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित उड़ीसा की सबसे पुरानी बौद्ध मूर्ति है, जिसे पूर्व की ओर मुख किए हुए एक हाथी की बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंटर से देखिए, भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी ईस्वी में सोमवंशी राजा ययाति प्रथम द्वारा बनवाया गया था और इसे भुवनेश्वर उड़ीसा शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यह लाल पत्थर से बना है और कलिंग स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए शैलकृत स्मारक 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के किनारे चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। वे विशेष रूप से अपने रथों के रूप में मंदिर, मतलब अपने रथों के रूप में मंदिर, मंडपों, गुफा मंदिर, खुली हवा में विशाल आराम स्थल जैसे कि प्रसिद्ध गंगा का अवतरण और शिव की महिमा को दर्शाने वाले हजारों मूर्तियों वाले मंदिर के लिए जाना जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है। ठीक है, तो एक ये हो गया। अब आगे देखिए क्या है। उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा के पास शैलकृत 20 गुफाएं हैं, जिन्हें गुप्त शासकों ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया था। ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म, 19 गुफाएं हिंदू धर्म की और जैन धर्म केवल एक गुफा को समर्पित है। यहाँ वराह भगवान विष्णु की एक अवतार जो सुअर के रूप में की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है। क्या मोहम्मद गोरी को गुजरात के चालुक्यों ने कब हराया था? तो 1178 ईस्वी में हराया था। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा कर लिया और 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। उस समय गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र चालुक्य शासनों के अधीन था। मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के मार्गदर्शन में बहादुरी से मुकाबला किया और माउंट आबू के पास कयाद्रा की लड़ाई 1178 एडी में गोरी को चालुक्यों से पराजय का सामना करना पड़ा। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने तराइन की पहली लड़ाई लड़ी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में
पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। निम्नलिखित में से चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये कुरवूर या करूर बोलते हैं, करूर जिसे वंजी या कुरवूर भी कहा जाता है, संगम काल के दौरान प्रारंभिक चेर वंश की राजधानी थी। यह कहाँ है? तो अमरावती नदी के किनारे स्थित था, जो कावेरी की सहायक नदी है, और यह एक प्रमुख व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात है। क्या है? सांस्कृतिक केंद्र और व्यापार के रूप में विख्यात है। चेर वंश ने वर्तमान केरल और पश्चिमी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया। कांचीपुरम पल्लवों से संबंधित था और मदुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी, न कि चेर राजवंश की। चेर वंश तमिल के 3 प्रमुख वंशों में से एक था। अन्य क्या-क्या थे? तो चोल और पांड्य, ठीक है। इनकी राजधानी करूर रोम के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी, विशेष रूप से मसाले और मोती। संगम साहित्य और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी चेर शासकों और उनके व्यापारिक बंदरगाहों का उल्लेख करते हैं। चेर वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो उदयनजेरल, नेंदुजिरल आदन और शेनगुट्टुवन, ठीक है, जो लाल चेर के नाम से विख्यात थे। उन्होंने पत्तिनी पूजा या कन्नगी पूजा शुरू करवाई थी। तो देखिए ये कितना कितना नाम है, कितने कितने चीजें हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उस हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। क्या था? इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक। वह वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था। वो अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने और उनका पुराणों में उल्लेख मिलता है। तो देखिए इसमें से क्या क्या सही है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि प्रवरसेन वन जो है वो वाकाटक वंश के एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे। उन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में शासन किया और वाकाटक साम्राज्य को सुदृढ़ किया। हालांकि विंध्य शक्ति को इस वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्रवर सेन वन को इस वंश के वैभव और सामर्थ्य का वास्तविक वास्तुकार माना जाता है, जबकि विंध्य शक्ति ने वंश की स्थापना की। उनके शासन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। प्रवरसेन वन ने साम्राज्य का काफी विस्तार किया और अश्वमेध, वाजपेयी और राजसूय जैसे वैदिक यज्ञों का आयोजन किया, जिसने उनके साम्राज्य की स्थिति को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। उनका शासन निश्चित रूप से केंद्रीय भारत के प्रमुख हिस्सों में था, विशेष रूप से विदर्भ, मध्य प्रदेश के जिले और आंध्र क्षेत्र। यह दावा है कि उनका शासन बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैला था, एक अतिशयोक्ति है और यह साहित्यिक स्रोतों द्वारा पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। तो उस एक पॉइंट को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जा सकता, लेकिन बाकी पॉइंट सही है। विंध्य शक्ति पहले शासक थे और उनका उत्तराधिकारी प्रवरसेन वन था। यह तथ्य पुराण साहित्य और अभिलेखों द्वारा सत्यापित है। वायु पुराण, मत्स्य पुराण और अन्य स्रोतों में प्रवरसेन एक को शक्तिशाली वाकाटक शासक के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो इसलिए इसमें से कई सारे पॉइंट सही हैं। पुराणों में अध्ययन सही है, विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी भी सही है, वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है, इसलिए और ये भी एक अतिशयोक्ति कथन है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बीपीएससी एएसओ का क्वेश्चन 2025 का है। इसमें क्या-क्या है देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी, ये सही है। तुलु वंश के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद की रचना की। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा की लड़ाई के बाद लूट लिया गया था। देखिए कौन-कौन सा सही है, तो इसमें से सभी तीनों सही हैं। ए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो बंधु हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा की गई थी। अभी ऊपर हम लोग पढ़े ही हैं। वे प्रारंभ में काकतीय या होयसल वंश के सामंत थे और उन्होंने संगम वंश की स्थापना की था। कथन एक सही है। कृष्णदेव राय शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तुलु वंश के सबसे प्रमुख शासक थे। वे साहित्य के महान संरक्षक थे और उन्होंने तेलुगु में महाकाव्य अमुक्तमाल्यद की रचना की, जिसे उस युग की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। तो दो भी सही है। और 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद जिसमें दक्कन सल्तनतों के गठबंधन ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था, राजधानी हम्पी को सुनियोजित रूप से लूटा गया, तहस-नहस कर दिया गया। अतः कथन 3 सही है, तो तीनों सही है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सल्तनत काल है, ठीक है।
अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है, तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म मध्य एशिया में तुर्क माता पिता के यहाँ हुआ था और वह कालांतर में गोरी साम्राज्य के मोहम्मद, जिसे मोहम्मद गोरी भी कहा जाता है, उसका गुलाम बन गया। 1206 में गौरी की हत्या के बाद ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बन गया। उसका राज्यारोहण लाहौर पाकिस्तान में हुआ, जहां उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। ऐबक पहला मुस्लिम शासक था जो उत्तरी भारत में बस गया और शासन किया, जबकि पहले के मुस्लिम आक्रमणकर्ता केवल लूटपाट के लिए आते थे। उसने जो राजवंश स्थापित किया उसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसने हसन निजामी और फ़खे मुदब्बिर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। वह एक उदार दान देने वाला राजा के रूप में जाना जाता था और इसीलिए उसे लाल बख्श कहा जाता था। उन्हें दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार को ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। 1210 में पोलो के समान चौगान नामक खेल खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। ठीक है। ये वन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दिल्ली का सुल्तान बनने वाला पहला भारतीय मुस्लिम कौन था? तो देखिए हेडमास्टर बीपीएससी का एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें आंसर में देखिए नसीरुद्दीन महमूद शाह, मुबारक खिलजी, मसूद शाह, आराम शाह, तो ये लोग नहीं है। इसलिए देखिए नसीरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख बनने वाले एकमात्र भारतीय मुस्लिम थे। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक सेनापति थे। उसने अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और कुछ समय के ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। निम्नलिखित में से वह मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का हिस्सा माना जाता है? तो वो इल्तुतमिश। ठीक है। अनहिलवाड़ के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। वह एक गुलाम होने के साथ साथ बाद में ऐबक का दामाद भी बना। उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। उसने क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, इल्तुतमिश को खरीद लिया, बाद में ऐबक का दामाद बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दामाद इल्तुतमिश था उसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। उसने चांदी का सिक्का जिसको टंका बोलता था, तांबे का सिक्का जिसको जीतल बोला जाता है, चलवाया। उसने एकता प्रणाली की शुरुआत की और नागरिक प्रशासन और सेना में अहम सुधार किए। उसने चहलगनी चालीसा 40 का समूह के रूप में जाने जाने वाले दासों का एक आधिकारिक कुलीन वर्ग का गठन भी किया था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो कुतुब मीनार को शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा कराया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की सेना को हश्म कल्ब या कल्बे सुल्तानी कहा जाता था। उसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था, जिसका अर्थ है इस्लाम का घर या निवास, जिसे दारुल सलाम या शांति का घर निवास भी कहा जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा से पदवी प्राप्त हुई और उसने 1229 में सुल्तान आजम या महान सुल्तान की उपाधि दी गई। इस प्रकार वह वैधानिक रूप से दिल्ली का पहला स्वतंत्र सुल्तान था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के यूरेशियाई स्टेपस में इलबरी जनजाति से संबंधित था। 1206 में इल्तुतमिश को 1205-6 में खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गोरी के अभियान के दौरान उसकी सेवाओं के सम्मान में बदायूं का पहली बार गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। अमीर अली इस्लाम ने ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्की सरदारों को की स्वीकृति से इल्तुतमिश को दिल्ली में राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। फिर इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो गोरी की मृत्यु के बाद सुल्तान बना। और इल्तुतमिश कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसने बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से विवाह किया और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान बना।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शुरू किया, लेकिन वह सिर्फ पहली मंजिल पूरी कर सका। इल्तुतमिश ने बाद में इसे पूरा करवाया। कुतुब मीनार के दक्षिण में हौज शमसी और उसके आसपास के मदरसे का निर्माण इल्तुतमिश ने किया है। दिल्ली में मदरसा की स्थापना किसने की है? तो इल्तुतमिश ने। आज भी मदरसे प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए एक प्रकार के शैक्षणिक संस्थान है। गुलाम वंश जिसकी नींव 1206 में रखी गई थी, भारत में इस्लामी उच्च शिक्षा की बुनियाद के लिए मदरसों की स्थापना करने वाला पहला राजवंश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के पहला शासक था जिसने दिल्ली में मदरसे बनवाए। उसने दिल्ली में हौज शमसी के आसपास मदरसा बनवाया है। पहला मदरसा क्या था? मुअज्जिया था, जिसका नाम घुरिद राजवंश के मोहम्मद गौरी और उनकी मुइज उल दीन की उपाधि के नाम पर रखा गया और इसकी स्थापना सुल्तान इल्तुतमिश ने की थी। दूसरा मदरसा क्या था? नसीरिया था, जिसका नाम नासिर अल दीन महमूद के नाम पर रखा गया था और जिसे बलबन ने बनाया था। अब उसके बाद क्या? इक्तादारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी प्रणाली मध्ययुगीन काल के दौरान प्रशासन की एक प्रणाली थी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सैनिकों को वेतन के बदले छोटे इक्ते सौंपे। दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों को कई छोटे और बड़े वर्गों में विभाजित किया गया, जिसे इक्ता के नाम से जाना जाता है। ये इक्ता सुल्तान के भरोसेमंद अधिकारियों, रईसों और योद्धाओं के प्रशासन के लिए दिए गए थे। इन भूमि या इक्ता धारकों को इक्तादार या मुक्ति या वली कहा जाता है। मुक्तियों का काम सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। अपनी सैन्य सेवाओं के बदले मुक्तियों ने इन क्षेत्रों से वेतन के रूप में कर एकत्र किया और इसका कुछ हिस्सा सैनिकों के वेतन और रखरखाव के भुगतान पर खर्च किया। निम्नलिखित में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी और मोहम्मद बिन तुगलक खलीफा और उलेमा की शक्ति के विरोधी थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला राजा था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। वास्तव में उलेमा इस्लामी कानूनों के व्याख्याकार थे और अक्सर सुल्तान के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एग्जाम पॉइंटर से देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे शक्तिशाली शासक था और दूसरा सिकंदर सिकंदर सानी बनने की इच्छा रखता था। उसने अपने खिलाफ किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए मौजूदा प्रशासन में कई सुधार किए और सेना में सुधार किया। उसके सुधारों में परिणाम स्वरूप एक बेहतर शासन व्यवस्था बनी और प्रशासन की बागडोर उसने स्वयं अपने हाथों में रखी। उसके बारे में देखिए पूरा क्या क्या है। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश मतलब माप करके राजस्व वसूलना शुरू किया। उसने पूरी तरह से पैमाइश के बाद कृषि की फसल का 50% राजस्व के रूप में मांगा। उसने कृषि योग्य भूमि के माप के रूप में पैमाइश और बिश्वा की अवधारणा रखी। माप प्रणाली के अनुसार राज्य मानक उत्पादन के आधार पर राजस्व की मांग करता था। बाजार सुधारों के तहत उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, पहला अनाज के लिए, दूसरा कपड़ों के लिए और तीसरा घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार शाहाना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था। उन्होंने अदा न किए गए करों और उनके समय पर संग्रह का लेखा जोखा रखने के लिए दीवाने मुस्तक राज, ये क्वेश्चन से पूछा हुआ, हर पॉइंट क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, दीवाने मुस्तक राज नामक एक नए विभाग की स्थापना की। उसने दाग, घोड़े की ब्रांडिंग और चेहरा, सैनिकों का वर्णनात्मक भूमिका मतलब सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली शुरुआत की थी। राजस्व संग्रह के लिए मुस्तखराज के पद की शुरुआत की। उसने 13 से 11 में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। यह दिल्ली के महरौली स्थित कुतुब परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? तो A.L. श्रीवास्तव। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया।
उलेमा से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की और राज्य से संबंधित मामलों में खलीफा के नाम का उपयोग करने की इच्छा भी नहीं रखता था। इसी संदर्भ में डॉक्टर एएल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक दिल्ली सल्तनत में लिखा है। तो देखिए क्या लिखा है एएल श्रीवास्तव ने कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। किस सुल्तान ने भूमि के माप के बाद आधी फसल राजस्व के रूप में करने की मांग की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए महत्वपूर्ण शब्द और उसका अर्थ क्या क्या है। खालसा वह भूमि जो एकता के रूप में आवंटित नहीं की गई थी। भाग ये भू राजस्व को बोलते थे। भोग ये उपकर को बोलते थे। मुतसर्रिफ ये लेखाकार। आमिल माने कलेक्टर और खूती राजस्व संग्रहण। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नए कर थे। क्या क्या थे नए कर? घरई माने गृह कर जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था और चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा की शुरुआत की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दाग और हुलिया देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान बाजार सुधार एवं नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है? वहीं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार सुधारों का मूल उद्देश्य मंगोलों को नियंत्रण में रखने के लिए एक बड़ी और कुशल सेना को संगठित करना था। जब तक वस्तुओं की कीमतों को कम नहीं किया जाता था तब तक इनकी इतनी बड़ी सेना को संगठित नहीं रखा जा सकता था और सामान्य राजस्व से राज प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाया नहीं जा सकता था। निम्नलिखित बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए थे। कौन कौन से? तो खाद्यान्न से लेकर घोड़ों मवेशियों और दासों तक विस्तृत वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जबावित या विस्तृत नियम बनाए गए थे जो राज्य द्वारा तय किए गए थे। दीवाने रियासत नामक एक अलग विभाग बनाया गया जिसकी जिम्मेदारी नायबे रियासत नामक एक अधिकारी को दी गई थी। इसका प्राथमिक कार्य सुल्तान द्वारा जारी आर्थिक नियमों को लागू करना और बाजारों और प्रबंधन को और कीमतों को नियंत्रित करना था। किसानों की जमाखोरी करने की अनुमति नहीं थी। केवल 10 टीलों मतलब एक टीला मतलब 40 किलो तो केवल उतना ही अनाज का भंडारण किया जा सकता था। बाकी उन्हें बाजार में बेचना पड़ता था। अकाल सूखे या खाद्यान्न की कमी के दौरान राशन का भी प्रावधान था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किया था। पहला खाद्यान्न, दूसरा सभी प्रकार के कपड़ों और चीनी घी तेल आदि जैसे महंगी वस्तुओं के लिए और तीसरा घोड़ों दासों और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार को एक शाहना या बाजार के निरीक्षक के प्रभार में रखा गया था और सभी व्यापारियों को राज्य के साथ पंजीकृत किया जाना था। बाजार की जांच के दो अधिकारी दीवाने रियासत और शाहनाए मंडी द्वारा की जाती थी। ये अधिकारियों का नाम था। सुल्तान को 3 स्वतंत्र स्रोतों से बाजारों की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त होती थी। शहना निरीक्षक, बरीद बने गुप्तचर अधिकारी और मुन्हिया गुप्तचर। ये तीनों अधिकारी सदर रियासत के अधीन काम करते थे। महंगी आयातित वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए राज्य उनकी लागतों पर सब्सिडी देता था। लेकिन इस तरह की रियायती वस्तुओं का राज्य द्वारा नियुक्त परमिट अधिकारी इसको परवाना राय द्वारा जारी परमिट पर बेचा जाता था। किस दिल्ली सुल्तान को रक्त और लौह नीति अपनाने के लिए जाना जाता है? तो ये बलबन है। गयासुद्दीन बलबन ये 1266 से 1286 इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन दिल्ली के मामलुक राजवंश से संबद्ध था। उसने राजा बनने से पहले अंतिम शमसी सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। वह रक्त और लौह नीति को अपनाने के लिए जाना जाता था जो दुश्मनों के प्रति निर्दयी थी और उसमें तलवार का इस्तेमाल, दमन और रक्तपात शामिल था। अब बलबन के बारे में देखिए एग्जाम पॉइंटर्स क्या है। उसने नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। उसने खुद को ईश्वर की छाया घोषित किया। उसके रिश्तेदारों के सिद्धांत में कहा गया है कि राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि था और राजत्व एक दिव्य संस्था थी। उसने अमीरों माने सरदारों को यह विश्वास दिलाने के लिए घोषणा की कि उन्हें मुकुट या राजगद्दी उनकी दया से नहीं बल्कि ईश्वर की दया से मिली है। बलबन ने युद्ध कार्यालय को दीवाने अर्ज के रूप में पुनर्गठित किया और अपने कर्मचारियों के प्रमुख आरिजी मुमाली का दर्जा बढ़ाया। बरीद उसके दरबार में गुप्तचर अधिकारी था। बलबन ने कॉप्स ऑफ 40 या तुर्काने चहलगामी की शक्ति को दबा दिया। उसने अपने दरबार में सिजदा
पैबोस सुल्तान के पैर चूमना और जमनिबोस हाथों को चूमना के रूप में फारसी परंपरा की शुरुआत की। बलबन ने नौरोज फारसी नववर्ष की शुरुआत की। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबद्ध था? तो ये रक्षा से संबद्ध था। बलबन द्वारा बनाया गया दीवाने अर्ज रक्षा या सैन्य विभाग से संबंधित था। इसका नेतृत्व आरिजे मोमाली करता था। राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये बलबन था। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक कौन सी थी? तो तारीखे फिरोजशाही में तर्क दिया कि जनता के बीच भय पैदा करने के लिए राजत्व के सिद्धांत की आवश्यकता थी, ताकि वे राजा के आदेशों का पालन करें, और उसके लिए अमीरों मतलब सरदारों और जनता के सामने सत्ता की शान शौकत का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। तुगरील खां ने किसके शासनकाल में विद्रोह का झंडा बुलंद किया? तो ये बलबन के शासनकाल में। तुगरील खान उर्फ तुगरल खां, तुगान खां, जिसे बाद में मुगीत अद-दीन तुगरल के नाम से जाना गया, दिल्ली सल्तनत का एक अधिकारी था। बलबन ने उसे लखनौती का राज्यपाल नियुक्त किया, लेकिन इसके तुरंत बाद तुगरील खान ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। जवाब में बलबन ने तुगरील खान के विद्रोह को दबाने के लिए अपने 2 अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भेजा। दुर्भाग्य से दोनों अधिकारियों को तुगरील खान ने हरा दिया। व्यवस्था बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित बलबन ने व्यक्तिगत रूप से 1280 में तुगरील खान के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया, जो 2 साल तक चला, जब तक कि वह अंततः विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हो सका। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक नहरें बनवाई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था। उसने 1351 से 1388 तक शासन किया। वो अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उसने सल्तनत काल में सिंचाई के लिए सबसे बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण कराया। उसने कई नहरों की मरम्मत करवाई और हके शर्ब या हासिले शर्ब जल कर लगाया। उसने प्रमुख रूप से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम किया। स्कूलों, अस्पतालों, नदी नहरों, जलाशयों, विश्राम गृहों और अन्य चीजों का निर्माण किया। उसने कुतुब मीनार की भी मरम्मत करवाई, जो भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक 2 अशोक स्तंभ, एक टोपरा अम्बालस और दूसरा मेरठ से दिल्ली लाया। अब देखिए एग्जाम पॉइंटर्स फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्या है। दीवाने खैरात बनवाया, जो क्या था? परोपकार दान धर्म का कार्यालय था। दीवाने बंदगान क्या था? गुलामों का विभाग था। सराय या विश्राम गृह व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। धर्मार्थ अस्पतालों को दारुल शिफा बीमारिस्तान या शिफा खाना के नाम से जाना जाता था। उसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना को भी खोला, ताकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का ग्रंथ पढ़ सकें। फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जजिया एक अलग कर बना। उसने निम्नलिखित नहरों का निर्माण किया है। तो कौन कौन सा? तो हिसार शहर के लिए यमुना नहर, सतलुज से घग्गर तक, घग्गर से फिरोजाबाद और मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हरियाणा तक में हांसी तक। उसके शासनकाल में कौन कौन से कर लगाए गए? तो कर का नाम है और उद्देश्य क्या है। सबसे पहले खराज है, भूमि कर, जो भूमि की उपज के 10वें भाग के बराबर था। जक़ात, मुसलमानों से वसूली गई संपत्ति पर 2.5% कर। खम, लूट का 5वां हिस्सा, खम या खम्स भी बोलते हैं, 4/5वां हिस्सा सैनिकों के लिए छोड़ दिया गया। और जजिया, गैर मुस्लिमों खासकर हिंदुओं पर कर लगाया जाता था, हालांकि महिलाओं और बच्चों को कर से छूट दी गई। फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहाते फिरोज शाही लिखा था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक खैराती अस्पताल बनवाया, धर्मार्थ अस्पताल? तो वही फिरोज शाह तुगलक। किस शासक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन युग में भारत के किस शहर को सिराज मशरिक, पूर्व का शिराज कहा जाता है? तो ये जौनपुर को। सिराज दुनिया में फारस की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था और सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मध्यकालीन शहरों में से एक था। जौनपुर शहर को सिराज मशरिक या पूर्व का शिराज कहा जाता है। इसे 1359 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह शहर गोमती नदी पर बनाया गया और इसका नाम सुल्तान के चचेरे भाई और पूर्ववर्ती मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान के नाम पर जौनपुर रखा गया।
जौनपुर बंगाल के रास्ते में एक रणनीतिक क्षेत्र जैसा महत्व रखता था और दिल्ली के सुल्तान लखनौती के शासकों के साथ लंबे समय से संघर्षरत थे। तैमूर के आक्रमण के बाद मलिक सरवर एक ख्वाजा सारा हिजड़ा, ठीक है, मलिक सरवर, जिसे 1394 में जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, मलिक उर शर्क पूर्व के शासक की उपाधि के साथ उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। इस प्रकार उसने शर्की साम्राज्य की नींव रखी। अब एग्जाम पॉइंटर्स में देखिए, इब्राहिम शाह को सरकी वंश का सबसे महान शासक माना जाता था और उनके प्रयासों के कारण जौनपुर मध्यकाल के दौरान एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा। उन्होंने एक विशिष्ट स्थापत्य शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे शर्की वास्तुकला शैली के रूप में जाना जाता है। जौनपुर में अटाला मस्जिद को इस शैली की सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला के एक माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया है? तो यह है दलाइल फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नगरकोट को लूटा और वहां के शासक से कर वसूला। इसी अभियान के दौरान उसने प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 संस्कृत पांडुलिपियां एकत्र की और उनका अनुवाद लेखक आरिजुद्दीन खान द्वारा फारसी में करवाया, जिसका शीर्षक था दलाइल फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था, जिसने, ये भी जस्ट ऊपर पढ़ा ही गया है, 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया। जजिया कर लगाने के लिए जाना जाता है। उसने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, सेना में उत्तराधिकार का सिद्धांत लागू किया तथा कई उद्यानों और नहरों का निर्माण कराया, जिसके लिए उसे सिंचाई का जनक कहा गया है। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो ये देखिए, इसका क्वेश्चन है, समय की आवश्यकता। क्या था? जागीरदार प्रणाली जो पहली बार दिल्ली सल्तनत काल के दौरान विकसित हुई थी, भूमि काश्तकारी का एक रूप थी। इसके तहत किसी संपत्ति के राजस्व का संग्रह और उस पर शासन करने की शक्ति राज्य के एक अधिकारी को दी जाती थी। यह शब्द दो फारसी शब्दों से मिलकर बनाया गया, जागीर जोत भूमि और दार अधिकारिक। यह प्रणाली किसानों से अधिशेष प्राप्त करने और उसे कुलीनों में वितरित करने के लिए विकसित की गई थी। इसमें अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा क्षेत्र का प्रशासन भी शामिल था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिर पुनर्जीवित किया और उसने अपने सैन्य अधिकारियों को नगद वेतन के बदले जागीरें प्रदान की, उस समय की आवश्यकता के कारण, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन विनाशकारी साबित हुआ था तथा सिक्कों की खुलेआम जालसाजी की गई थी। अब बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये तबकाते नासिरी में मिलता है। एक फारसी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी की रचना की, जिसमें बख्तियार खिलजी द्वारा की गई सैन्य उपलब्धियों और आक्रमण का विस्तृत विवरण दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी को उसके सहयोगी अली मर्दान ने मार डाला और उसने मकबरा इमादपुर बिहार शरीफ में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे प्रतिनियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख गुलाम सेनापति था। अलाउद्दीन की सेना के एक सेनापति के रूप में काफूर ने 1306 में मंगोल आक्रमणकारियों को हराया। इसके बाद भारत के दक्षिणी भाग में यादवों 1308, काकतीय 1310, होयसल 1311 और पांड्य 1311 के खिलाफ अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। 1310 से 1311 के दौरान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भारत के दक्षिणी राज्यों में भेजी। फरवरी 1311 में मलिक काफूर ने होयसल की राजधानी द्वार समुद्र को घेर लिया। इसका बचाव करने के लिए संघर्ष करने वाले शासक वीर वल्लाल तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें एक निश्चित धनराशि वार्षिक तौर पर देने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा उन्होंने साथ ही बड़ी मात्रा में धन, हाथी और घोड़े दिए। एग्जाम पॉइंटर्स क्या कि अलाउद्दीन की मुलाकात मलिक काफूर से गुजरात विजय के दौरान हुई थी। काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, जो संभवतः सुल्तान द्वारा उसे खरीदने के लिए दी जाने वाली राशि थी। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था?
ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य। एक साधारण परिवार में जन्मे हेमू अथवा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य उस समय प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने शेरशाह की सेना को अनाज और बाद में शोरा बारूद के लिए उसकी आपूर्ति की। शेरशाह के छोटे बेटे इस्लाम शाह ने राजा बनने पर हेमू की क्षमता और प्रशासनिक कौशल को पहचाना और उसे अपना सलाहकार बना लिया। हेमू को खुफिया प्रमुख या दरोगाई डाक चौकी अथवा डाक अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। 1552 और 1553 में हेमू ने पंजाब और दिल्ली राज्य के गवर्नर का भी पद संभाला। हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद की लड़ाई में तारदी बेग खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अपनी स्वायत्तता की घोषणा की। उसका राज्याभिषेक अफगान और राजपूत सेनापतियों की उपस्थिति में पुराने किले में हुआ। उन्होंने ऐतिहासिक नाम विक्रमादित्य या राजा विक्रमजीत ग्रहण किया। यद्यपि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने केवल 29 दिनों तक का शासन किया था, लेकिन यह भारत के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना थी। वह दिल्ली के अंतिम हिंदू नवाब थे। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना के सेनापति बैरम खान ने उन्हें पकड़ लिया और उनका सिर काट दिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो ये बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन, जिसे मूल रूप से उलुग खां के नाम से जाना जाता था, एक चहलगामी तुर्क था जिसने इल्तुतमिश द्वारा गुलाम के रूप में लाया गया था। प्रारंभ में उन्होंने सुल्तान के निजी परिचालक या खास सेवादार के रूप में कार्य किया और तेजी से दिल्ली में 40 तुर्क अमीरों के समूह तुर्क चहलगामी के सबसे प्रतिष्ठित सदस्यों में से एक बन गए। उसे रजिया, इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सम्राट, जिसने 1236 से 1240 के अल्प कालखंड में शासन किया, द्वारा अमीर शिकार शाही शिकार का प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। बलबन ने इल्तुतमिश के छोटे बेटे नसरुद्दीन महमूद के नायब या डिप्टी का पद भी संभाला था, जिसे स्वयं बलबन ने 1446 में सत्ता हासिल करने में मदद की थी। यद्यपि बलबन केवल 1266 में सिंहासन पर आसीन हुआ, 1246 से 1287 में उसकी मृत्यु तक की पूरी अवधि को बलबन का युग कहा जा सकता है, क्योंकि वह उस पूरे कालखंड के दौरान दिल्ली का सबसे प्रमुख व्यक्ति था। वह दिल्ली सल्तनत का नवा सुल्तान था। बलबन का राजत्व का सिद्धांत राजा की शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित है। ये सब हालांकि हम लोग अभी पहले पढ़े हुए हैं, तो हम लोग स्किप करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मलिक काफूर, जिन्हें 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, को किसने खरीदा था? तो ये नुसरत खान ने। मलिक काफूर, जो दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, एक किन्नर हिजड़ा गुलाम थे जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक शक्तिशाली सिपाह सलार के रूप में उन्नति प्राप्त की। उसे 1000 दिनारी भी कहा गया, जिसका अर्थ है कि 1000 दिनार, क्योंकि उन्हें काफी उच्च मूल्य पर खरीदा गया था। जब मलिक काफूर को सामान्यतः अलाउद्दीन खिलजी से जोड़ा जाता है, तो सीधे तौर पर सुल्तान द्वारा खरीदा नहीं गया था। इसके बजाय उसे नुसरत खान, जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य प्रमुखों में से एक था, उसने खरीदा था। नुसरत खान ने मलिक कफूर को खंबात, जो वर्तमान में गुजरात के बंदरगाह शहर से 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण के दौरान पकड़ा था। बाद में नुसरत खान ने मलिक काफूर को दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को प्रस्तुत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर की बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को पहचाना और अपनी क्षमताओं की तेजी से उच्च पदों पर वो पदोन्नति प्राप्त करता गया। समय के साथ वो अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत विश्वास पात्र सैन्य प्रमुख बन गया, जिसने दक्षिण भारत में कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। जिल्ले-लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा। जिल्ले-लाह या जिल्ले-इलाही एक फारसी अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ क्या है? ईश्वर की छाया। यह एक राजनीतिक धार्मिक उपाधि थी, जिसे मुस्लिम शासकों ने राजा की स्थिति को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में ऊंचा करने के लिए अपनाया था। इस प्रकार उनके शासन में धार्मिक तत्वों का समावेश किया गया। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक थे, जिन्होंने भारतीय संदर्भ में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। बलबन का मानना था कि राजा को एक महान और भयभीत करने वाली शख्सियत होना चाहिए।
वह मानता था कि राजा को सामान्य मनुष्यों की पहुंच से बाहर दिखाना चाहिए। जिल्ले इलाही को अपनाकर उसने यह दावा किया कि राजा सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक दिव्य प्राणी है जिसे ईश्वर ने नियुक्त किया है। राजत्व के संबंध में उसने दैवीय अधिकारों की वरीयता दी। अकबर मुगल सम्राट ने बाद में इस विचार को फिर से परिभाषित किया और इसे महिमा मंडित किया। उसने पादशाह खाकान जैसी उपाधियां धारण की और जिल्ले इलाही अवधारणा को अपने दीने इलाही धार्मिक विचारधारा का हिस्सा बनाते हुए और सुदृढ़ किया। हालांकि अकबर ने इस शब्द का प्रतिपादन नहीं किया। यह बलबन ही था जिसने इसे भारतीय राजनीतिक संस्कृति में पहली बार प्रयोग किया। तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शम्स सिराज अफीफ इसका नाम था। अब शम्स देखिए क्या लिखा व्याख्या कि तारीखे फिरोज शाही एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक शासनकाल क्या है 1351 से 1388 ईस्वी के शासनकाल का वर्णन करता है। फारसी में लिखा गया है जो उस समय की राजकीय दरबारी कामकाजी भाषा थी और यह पुस्तक फिरोज शाह के शासन के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विकास को दर्शाता है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान शम्स सिराज अफीफ जो उस समय दरबारी इतिहासकार था, उसको सुल्तान के शासन और दिल्ली सल्तनत की घटनाओं के इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने इस किताब में फिरोज शाह की उपलब्धियों, नीतियों और धार्मिक विश्वासों को प्रमुख रूप से बताया है। उसका दस्तावेज सुल्तान के बारे में अपने वर्णन में कहीं कहीं काल्पनिक हो गया है और उसे एक आदर्श इस्लामिक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके निर्माण संबंधी कार्यों, सिंचाई की नवीन पहलों और धार्मिक नियमों को प्रमुखता से वर्णित किया गया है। याहया बिन अहमद सरहिंदी ने एक अन्य पुस्तक तारीखे मुबारक शाही लिखा जो बाद में शासकों विशेष रूप से मुबारक शाह सैयद वंश पर केंद्रित था। मिनहाज सिराज ने तबकाते नासिरी लिखा जो गुलाम वंश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक साक्ष्य है। विशेष रूप से इल्तुतमिश के शासनकाल का वर्णन करता है। ईसामी एक दरबारी कवि और इतिहासकार थे जिन्होंने बहमनी काल के दौरान फुतुह उल उस सलातिन लिखा था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है? तो ये गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान ग्राम प्रशासन में मुकद्दम कुछ क्षेत्रों में चौधरी भी कहा जाता है गांव के प्रधान के रूप में कार्य करता था। वे स्थानीय प्रशासन, कानून और व्यवस्था की देखरेख और भू राजस्व संग्रहण में सहायता के लिए जिम्मेदार होते थे। मुकद्दम पटवारी गांव के लेखाकार और आमिल राजस्व संग्राहक जिन्हें सल्तनत द्वारा नियुक्त किया जाता था के साथ समन्वय में काम करते थे। वे गांव वालों से कर वसूल करते और उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते थे। इसके बदले उन्हें भूमि अनुदान, इनाम या गांव के उत्पादन में हिस्सा प्रदान किया जाता था। मुकद्दम अक्सर अधिक संपन्न किसान होते थे या राज्य और कृषकों के बीच मध्यस्थ की भूमिका में होते थे। ऐतिहासिक पुस्तकों व स्रोतों जैसे बरनी की तारीखें फिरोज शाही के अनुसार कभी कभी वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे और निजी संपत्ति जमा करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने उनके विशेषाधिकारों को नियंत्रित और कम करने का प्रयास किया ताकि समानता बनी रहे। अब निम्नलिखित शासकों में से किसने अधिकतम अवधि तक शासन किया है? तो बहलोल लोदी ने। 4 लोग का शासनकाल दिया हुआ है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी और बलबन। इन चारों में बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। अब देखिए इसमें उसका शासनकाल सबसे लंबा था जो 38 वर्षों तक चला। यह लोधी वंश का संस्थापक थे और उन्होंने 1451 से 1489 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 लगभग 26 वर्ष, बलबन ने 1266 से 1287 लगभग 21 वर्ष और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 लगभग 20 वर्ष। तो बहलोल ने 38 वर्ष तक किया है। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में बहलोल लोदी ने सबसे लंबे समय तक 38 वर्ष शासन किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का स्थान रहा जो 37 वर्ष था। निम्नलिखित में से किसका संबंध बलबन से नहीं है? तो यह है राजधानी का स्थानांतरण, मतलब चलगानी तुर्क का संबंध है, रक्त एवं लौह की नीति है, मामलुक राजवंश, ये सब है। राजधानी का स्थानांतरण जो है वो बलबन से संबंधित नहीं है। तो चलिए अब ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी से अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा धार्मिक आंदोलन का।
तो इस पूरे वीडियो में जितना भी मैंने चीज़ों को बताया है, पढ़ाया है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियो को। आपके आगामी जो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये बहुत आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो मेडाइवल हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ध्यान से इसको पढ़िए और बाकी जो है वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। तो अपना तब तक ध्यान से पढ़िए, अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।